हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे संविधान का निर्माण। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका निर्माण कैसे हुआ है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी पहले समकालीन लोकतंत्र की बात पढ़ी हमने, देन उसके बाद हम बात किए कि लोकतंत्र इंडिया में क्या है और किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री की क्या विशेषताएं होती हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कि इसका निर्माण कैसे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको यदि हम बात करें कि संविधान, यानी कि संविधान का मतलब यदि बात करें तो ये दस्तावेज एक मतलब दस्तावेज टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है कि लिखी होती है, लिखित रूप में सारी चीज़ें पेश होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की एक आपकी पूरी बुक ही कंप्लीट की गई है, यानी कि भारत का जो संविधान है, तो यदि आपको पता हो तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे पहले किसका संविधान बना था, यानी किस कंट्री, कौन से देश के संविधान का निर्माण हुआ था। तो वो तो है अमेरिका, जो कि मतलब लिखित रूप में बना हुआ था। बट यदि क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाए कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान है, तो ये कौन सा है, इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे कि कैसे क्या क्या घटनाएं हुई, दिन कैसे ये लिखा गया। तो इसके बारे में डिटेल से सब कुछ पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमको थोड़ा सा इसके जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, दैट मीन्स जो हम मीनिंग लिखते हैं, कि कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनकी मीनिंग हमको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में जब आ जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसको नोट कर लेते हैं तो बेटर होता है। सबसे पहला यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप लोग अपनी नोट्स में जहाँ भी बना रहे हो नोट कर लीजिएगा। पहला इसमें वर्ड आता है रंग भेद। ठीक है, अब रंग भेद का मतलब क्या होता है, इसमें यदि हम इसको डिफाइन करें तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948, दैट मीन्स 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो रंग भेद क्या है, यहाँ पे ये है कि रंग के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जो अमेरिका में फ्लाइट वाली जो दुर्घटना थी, कि उस व्यक्ति को अमेरिकी सैनिक के द्वारा क्या कर दिया गया था, क्योंकि वो उस टाइप का नहीं था, सिर्फ रंग भेद का ही ये मामला था। तो वहाँ पे उस व्यक्ति को घुटनों से दबा के सैनिक के द्वारा, वहाँ की जो मतलब यदि हम बात करें पुलिस फोर्स थी, तो उसके द्वारा घुटनों से दबा के उस व्यक्ति को मार दिया गया था। और क्यों? क्योंकि वो रंग भेद का शिकार था, दैट मीन्स वो गोरा नहीं था, काला था। ठीक है, तो चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा रंग भेद होता है, अफ्रीका में भी होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था ही क्या कहलाता है, रंग भेद। ठीक है, तो सबसे पहले रंग भेद का मतलब आप समझ गए, देन ये किस उसमें है, किस पर्पज पे, इसको भी आप समझ गए हैं। दूसरा आता है हमारा धारा। धारा का मतलब क्या होता है कि किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति पे इतनी धारा लगा दी गई है। ठीक है, धारा 370, धारा 302, धारा बहुत सारी धाराएं होती हैं, कि धारा 6, धारा 5, किसी भी जो भी कि बच्चों के लिए बनता है यदि कोई एक्ट, तो उसमें इतनी इतनी धाराएं रखी गई हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि धारा का मतलब हो गया कि किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, यानी कि जैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, वैसे ही क्या होता है कि जब भी कोई एक्ट वगैरह बनता है, वो भी क्या कर दिया जाता है, अलग अलग धाराओं में बांट दिया जाता है। और हर एक धारा की अपनी एक डिफिनेशन होती है कि इस धारा में क्या बातें कही गई हैं, और कैसी यदि घटना होती है तो कौन सी धारा लगाई जाएगी, क्या होगा। जैसे हम बोलते हैं कि 420 का केस है, ठीक है, तो धारा 420 लगी हुई है।
यानी कि 420 का मतलब कि कोई चोरी चकारी करता है, कोई ऐसा गलत काम करता है, इलीगल काम करता है, उसके खिलाफ धारा 420 लगा दी गई, ठीक है। तो ऐसे ही है कि धाराएं होती हैं, मतलब जो भी नियम कानून पहले बनते हैं उनमें से उनको भी बांट दिया जाता है अलग अलग धाराओं में या अनुच्छेद में, कि क्या हो कि थोड़ा हमको आसानी रहे, कि चलिए ठीक है हम इस सेक्शन में ये वाली बात कर रहे हैं, ये धारा इसमें लगा दी जाए। कोई भी आरोपी होता है उसमें बहुत सी धाराएं लगा दी जाती हैं, तो वो इसी बेस पे लगाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके आगे आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड संविधान, ठीक है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसे संविधान क्यों कहते हैं, संविधान ही क्यों कहा गया। क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं हर एक का मतलब होता है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ परिभाषा होती है। चाहे कुछ भी हम बोल रहे हैं, हर एक वर्ड का क्या होता है, मीनिंग होता है, और किसी पर्पज पे ही वो वर्ड जो होता है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे संविधान, संविधान का मतलब क्या होता है कि देश का सर्वोच्च कानून, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एक दस्तावेज टाइप का होता है, पूरा एकदम से तैयार कर दिया जाता है, उसका जो भी चीज़ें हैं, एक जैसे हम बात करते बजट पेश करते हैं ना, तो एक उसका पूरा दस्तावेज बना के ले जाया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, वहाँ पे फिर पेश किया जाता है, ठीक है। सारी बातें लिख ली जाती हैं उसमें कि ये बातें हैं, मतलब कि अभी कितना खर्चा होने वाला है, इन फ्यूचर हम कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर पे कितना खर्चा करने वाले हैं, उस हिसाब से वो सारा प्लानिंग करके बना के ले जाते हैं। तो उसी तरह इसमें भी है कि ये पूरा एक दस्तावेज होता है जिसमें सारी बातें, यानी कि जितने भी चाहे वो धाराएं हों, अनुच्छेद हों, और जो भी हमारे भाग हैं, जो भी हमारी अनुसूचियां हैं, उन सबको प्रॉपरली लिखा गया है उसमें, ठीक है, एक तैयार किया गया है। तो इसमें क्या है कि देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संविधान संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे होते हैं। जैसे अभी हम बात करें तो आर्टिकल 14 एंड 16 में जो आरक्षण को लेके अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 10% का, जो कि सामान्य वालों के लिए था, ठीक है। तो इसमें संशोधन हुआ, ठीक है। तो संशोधन क्यों हुआ, संशोधन का मतलब क्या होता है, कैसे हुआ, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव, यानी कि सपोज हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनके ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जब अभी हम पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से समझेंगे, थोड़ा सा इस वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बना, ठीक है। बनने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कितने बार संविधान बनने के बाद भी उसमें संशोधन किया गया था, लागू होने से पहले तक, यानी कि संविधान बनता है उसके बाद पहले एक बार उसको पढ़ा जाता है, देन उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं तो उसको संशोधित करके फिर से नया तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारी बातें फिर से नहीं की जाती हैं, संशोधित का मतलब है कि कुछ वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये वर्ड भी इंक्लूड करने लायक था, यानी कि ऐसा लगता है कि कोई सेक्शन यदि छूट गया है, कुछ भी यदि रह गया है, अभी ये भी हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, तो उसमें और ऐड करते हैं। और यदि पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हमको यहाँ से हटानी चाहिए, हटा भी देते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 370 हट गए, संविधान में संशोधन हुआ, ठीक है, संशोधन हुआ लेकिन हटाया गया उसको, क्योंकि वहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये आए दिन विवादित मुद्दा है और इसको हटाना ही देश के लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा, और उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 70 के बारे में बहुत अच्छा खासा सब कुछ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, आर्टिकल 17 हो गया, सॉरी आर्टिकल 70 हो गया, देन 35 पे, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर पे थे, तो इन दोनों को आर्टिकल 70 के 370 के हटते ही क्या किया गया कि आर्टिकल जो 35 ए था वो ऑलरेडी हट गया, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं हम, इनमें संशोधन हुआ, यानी कि संविधान आप पढ़ेंगे जब
एम लक्ष्मीकांत, जो 5वें संस्करण तक आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आर्टिकल 370 के बारे में। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो सब कुछ अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया। लेकिन अब क्या किया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया, यानी कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव, और यहाँ पे से जनता बदलाव नहीं कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि जनता की डिमांड हो, जैसे आरक्षण के लिए जनता की डिमांड थी कि चलिए ठीक है, आपने जाति के आधार पर आरक्षण रखा। जिस टाइम आरक्षण लाया गया था, ये रिजर्वेशन जो था जिस टाइम लाया गया, उस टाइम उसकी रियल में नीड थी कि आप जाति के आधार पर रखो। ठीक है, हाँ, ये नहीं कह सकते कि 100% ही नीड थी कि आप जाति के आधार पे ही रखो। बट हाँ, कुछ ऐसा था कि कुछ इनको ऐसा माना जा रहा था कि दबाया जा रहा है कुछ उच्च वर्ग के द्वारा, तो ठीक है, आपने रख दिया। बट यदि प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो यहाँ पे क्वालिटी के आधार पर आरक्षण यदि हो तो बेटर होगा। वो कैसे बेटर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोई भी व्यक्ति, यदि कि हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कोई भले ही निम्न कास्ट के हो, SC ST से बिलोंग करते हो, बट उनकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बेटर है। ठीक है, और यदि हम वहीं पे कंपेयर करते हैं एक जर्नल की, जो कि ठीक है, आप एक सामान्य जाति से हो, आप जो भी मतलब हिंदू क्षत्रिय जो भी हैं आप, तो वहाँ से ठीक है बिलोंग करते हो, बट इकोनॉमिकली कंडीशन आपकी बद से बदतर है। लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो कि एक उसको मिल रही हैं जिसकी इकोनॉमिकली कंडीशन बेहतर है। और क्यों मिल रही है, क्योंकि वो ST ST में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आरक्षण जो है एक भेदभाव का मुद्दा भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, जब हमको क्या होगा कि अब सपोज हम एक बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं, या कि मान लीजिए कि बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, और एक जनरल स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारी फीस बराबर लगती है, जबकि हम उतने शक्तिशाली नहीं है इकोनॉमिकली कि हम अपनी फीस दे सकें। लेकिन फिर भी हमको क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। बट वहीं पे हम देखते हैं कि एक SC ST का आता है जो कि अच्छी, उसकी कंडीशन हमसे काफ़ी बेटर है, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। तो हम देखते हैं कि वो हमारे सामने, या कि हमारी तुलना में बहुत अच्छी उसकी स्थिति है, फिर भी उसको सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा फ्री मिल रही हैं, कोई फीस भी नहीं लग रही है उसकी। तो कहीं न कहीं वो एक जो सामान्य वाला बच्चा है, उसके मन में ये बहुत गहरा चोट कर जाता है कि पढ़ हम भी रहे हैं, और हो सकता है कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, बट वो क्लास का टॉपर हो, फिर भी उसे कोई सुविधा नहीं मिल रही, बिकॉज वो जनरल कैटेगरी का आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जो 10% का किया गया है, हालांकि अभी किसी को इसका प्रॉफिट मिला नहीं है, बट हाँ ये है कि आया है, तो अब हो सकता है कभी ना कभी तो मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाया गया है, यानी कि इसमें क्या किया गया कि जो भी संसद की विधायी शक्तियाँ हैं उनके द्वारा संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद ही, क्योंकि आर्टिकल जब 15 एंड 16 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि 15 में क्या बातें कही गई हैं, देन 16 में क्या क्या बातें कही गई हैं, और ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो आप क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है संविधान सभा। संविधान सभा की हम बात करते हैं तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, यानी कि संविधान सभा, जब हम संविधान का निर्माण हुआ था, यानी 1946 में कैबिनेट मिशन आती है। ठीक है, और इसी के आधार पे संविधान के निर्माण की नींव रखी जाती है। और जब संविधान का निर्माण होता है तो इसमें ऐसा नहीं था कि सारी जनता उसमें शामिल हो गई थी। आप प्रियम्बल में पढ़ेंगे हम भारत के लोग, तो इसका मतलब ये नहीं था कि सारी जनता मिलके लिख रही थी। हाँ, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, जैसे अभी वर्क करते हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में, यानी ये लोग काम करते हैं, उसी तरह पहले जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और वहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में मेंबर कितने थे, वहाँ पे 389 मेंबर थे।
ठीक है, खैर उसकी हिस्ट्री हम अपने चैप्टर में कंप्लीट ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जनप्रतिनिधियों का वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, ठीक है, इन्होंने ही संविधान को लिखा, संविधान को पढ़ा, उसमें संशोधन किया, फिर उसको लिखा, फिर उसमें जो भी कमियां थी निकाली, उसको पूरा कंप्लीट करके तभी 2 साल 11 महीने 18 दिन का इनको टाइम लगा, जबकि 389 मेंबर थे उसमें, फिर भी इनको इतना टाइम लग गया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रारूप। प्रारूप का मतलब क्या होता है? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, यानी कि नेहरू जी के द्वारा इसका प्रारूप पेश किया गया था। तो ये वर्ड अभी आएगा, ठीक है, कि वहाँ पे पहले सबसे पहले प्रारूप पेश किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो ये मान रहे थे कि हम भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, आप में तो क्वालिटी ही नहीं है कि आप संविधान का निर्माण कर सको, ठीक है। तो उनको ये प्रूफ करने के लिए कि हम अपने देश की कमियों को जानते हैं, हम अपने देश की अच्छाई या बुराई को जानते हैं, अपने देश के लिए हम बेहतर संविधान का निर्माण कर सकते हैं, और इसको दिखाने के लिए, और वहाँ पे चैलेंज भी था कि आप यदि लिख के दिखा देते हो तो ठीक है, हम आपको परमिशन दे देंगे कि आप अपने देश का संविधान खुद से बना लो, ठीक है। तो नेहरू जी के द्वारा वहाँ पे एक प्रारूप पेश किया जाता है, तो उसमें पूरा यानी कि सब कुछ लिखा जाता है, ऐसा नहीं एक ही पेज में सारी बातें जो भी है वो लिख दी जाती हैं। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू प्रियम्बल में दिया गया है, और वो मुश्किल से कम आप मान के चलिए कि उसमें पंक्तियां, हम बात कर रहे हैं कि पेज की तो बात छोड़िए, उसमें पंक्तियां होगी 20 से 25 पंक्तियां होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ इतनी पंक्तियों में इतना मोटा जो संविधान का दस्तावेज तैयार किया गया है, उसको सिर्फ इतनी पंक्तियों में लिख के ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रारूप का मतलब क्या हुआ कि किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। हम जब पढ़ते हैं, अभी हम जब ये स्टार्ट किए, सपोज हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की, उसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, इसका प्रारूप बताया कि देखिए हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 1 में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यूनिट जो सेकंड है उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली, कितने चैप्टर आने वाले हैं, देन यूनिट इसमें कितनी यूनिटें हैं, कितने चैप्टर हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें जानने वाले हम पहले ही जान चुके हैं, यानी कि जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले से ही जान चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रारूप हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस वैसे ही संविधान का भी प्रारूप पेश किया गया था, और प्रारूप का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। तो यहाँ पे सिर्फ संविधान को ही नहीं ले सकते, कोई भी कानूनी दस्तावेज है उसका जो भी प्रारंभिक स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम प्रारूप कहते हैं। देन उसके बाद आता है दर्शन, और दर्शन की हम बात करें तो किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। और प्रस्तावना, जो मैं अभी कई बार प्रियम्बल का नाम ली वही है, प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं और प्रियम्बल भी कहते हैं, ठीक है। संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, ठीक है। यानी कि प्रस्तावना का मतलब क्या हो गया कि संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश यानी कि कोई भी कंट्री अपने संविधान के, यानी कि जो अपना संविधान वो लिख रहे हैं, तो अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। यानी कि जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं उसमें सीधे लिखा हुआ है, और कोई भी बुक खोलेंगे स्टार्टिंग में ही आपको प्रियम्बल हर एक बुक में मिलती है, हर एक क्लास के बुक में फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रियम्बल, ठीक है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक खोलो ये चीज़ें आपको मिलेगी। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रगान पीछे के पेज में मिलते हैं, आपको हमेशा हर एक बुक में ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो क्या बातें की गई कि पहला कथन, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि क्या क्या बातें कही दी गई उसमें, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय,
5 उसमें क्या दे दिए गए थे, जो कि विचार अभिव्यक्ति, यानी कि उसमें 5 टाइप्स की स्वतंत्रताएं थी, 3 प्रकार के न्याय थे, सत्यनिष्ठा की बात की गई, यानी कि संविधान का ओवरव्यू पहले ही दे दिया गया था प्रस्तावना में ही। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देशद्रोह। तो देशद्रोह का मतलब क्या हो गया कि देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध, यानी कि जो देश की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का जो अपराध है वो क्या कहलाता है, देशद्रोह कहलाता है। ठीक है। कि सपोज आप किसी एक ऑफिशियल पद पे हो और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो भी सपोज आप कहीं पे मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कि क्या होती है, सूचनाओं को क्या रखना पड़ता है, गोपनीय रखना पड़ता, लेकिन आप उसको लीक कर रहे हो। ठीक है। यानी कि दुश्मन कंट्री को आप यहाँ की योजनाएं बता रहे हो, तो वो क्या होगा, आप देशद्रोह कर रहे हो, यानी खाते यहाँ को बजाते वहाँ को। बस इतना है देशद्रोह का मतलब। सो आई होप कि आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर की आधी बातें तो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दी है। ठीक है। अब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे क्या क्या बातें इसमें हैं, संविधान का निर्माण कैसे होता है, कितने मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ कहाँ से लिया जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि संविधान कौन सा या कि संविधान में कौन सा तत्व कहाँ से लिया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।